हाँ तो बच्चों, आज हम लेंगे ईथर के रासायनिक गुण में एरोमेटिक ईथर में वलय प्रतिस्थापन अवक्रियाएं। तो हमारा ईथर का रासायनिक गुण चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने आपको ईथर का रासायनिक गुण भाग 1 एल्किल समूह के कारण होने वाली अवक्रिया, भाग 2 भाग बी ईथरी ऑक्सीजन के कारण होने वाली अवक्रिया और भाग सी ईथर में कार्बन ऑक्सीजन बंध विदलन की अवक्रिया। अब आज हम लेंगे डी पार्ट लेंगे। डी पार्ट में हमारा क्या है? एरोमेटिक ईथर में वलय प्रतिस्थापन में वलय प्रतिस्थापन अवक्रियाएं। तो बच्चों, आज हम लेंगे डी पार्ट में एरोमेटिक ईथर में वलय प्रतिस्थापन अवक्रियाएं। तो हम जहां तक जानते हैं, एरोमेटिक ईथर में हमारे पास एक होता है एरिल होता है, ऐसे हमारे पास बेंजीन का रिंग होता है और इसी रिंग से हमारा O और AR एल्किल समूह जुड़ा होता है। तो यह हमारा एरोमेटिक ईथर कहलाता है। ये कौन सा ईथर है हमारा? यह हमारा एरोमेटिक ईथर की श्रेणी में आता है। तो हमारा एल्किल और एरिल, O के इस तरफ एरिल है, बेंजीन का रिंग है, और O के इस तरफ एल्किल है, तो हमारा है एरिल एल्किल ईथर। एरिल और एल्किल ईथर है, अर्थात एरोमेटिक ईथर है। तो एरोमेटिक ईथर में हमारे पास, हमने आपको एल्किल समूह की अवक्रिया पढ़ा दिया है, ऑक्सीजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की अवक्रिया पढ़ा दिया है। अगर हमारे पास ऐसा एरोमेटिक ईथर मौजूद है जिसमें ईथर में एक बेंजीन का वलय, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एक वलय रिंग, वलय मतलब रिंग उपस्थित है, तो उसकी रासायनिक अवक्रियाएं कैसी होंगी बंधु? तो हमारे पास जो एरोमेटिक ईथर है, तो एरोमेटिक ईथर में हमारा जो ये समूह है, ये OR समूह है, इसको हम एल्कोक्सी समूह कहते हैं। एल्कोक्सी समूह कहते हैं। तो हमारा यह एल्कोक्सी समूह, OR समूह, यह एल्कोक्सी समूह प्लस आई प्रभाव उत्पन्न करता है। तो इस एल्कोक्सी समूह प्लस आई प्रभाव के कारण बेंजीन वलय में, इस एल्कोक्सी समूह में प्लस आई प्रभाव के कारण होता है कि बेंजीन के वलय में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। इस एल्कोक्सी समूह के कारण जो इसमें रिंग में जुड़ा हुआ है, इस रिंग के में जो एल्कोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, तो इस एल्कोक्सी समूह प्लस आई प्रभाव का काम करता है। तो प्लस आई प्रभाव इलेक्ट्रॉन देने का कार्य करता है। तो यह एल्कोक्सी समूह रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा देता है, इलेक्ट्रॉन के घनत्व में वृद्धि कर देता है, जिसके कारण इस रिंग में हमारा कौन सी क्रिया होगा? तो इस रिंग के अंतर्गत हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया होगा। क्या होगा? हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया होगी। क्यों होगी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया? क्योंकि एल्कोक्सी समूह बेंजीन के रिंग में इलेक्ट्रॉन की घनत्व को, एल्कोक्सी समूह प्लस आई समूह है, जिसके कारण बेंजीन के रिंग में इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का घनत्व जब रिंग में बढ़ जाएगा तो बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया ही करेगी, इसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो एरोमेटिक ईथर जो हमारे पास है, ये एरोमेटिक ईथर है। तो एरोमेटिक ईथर में जो बेंजीन वलय की अवक्रिया होती है, तो बेंजीन वलय में हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया होता है। जैसा कि मैंने आपको कक्षा 11 में बेंजीन में पढ़ाया है कि बेंजीन में हमेशा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया होती है, क्योंकि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा होता है। अब यहां एरोमेटिक ईथर है, तो एरोमेटिक ईथर में क्या है, एरोमेटिक ईथर में एल्कोक्सी समूह लगा हुआ है रिंग के साथ।
बेंजीन रिंग के साथ एल्कोक्सी समूह लगा हुआ है जो प्लस आई प्रभाव, प्लस आई समूह का कार्य करता है। तो प्लस आई समूह इलेक्ट्रॉन देने का कार्य करता है। तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन यह प्लस आई समूह एल्कोक्सी समूह रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा तो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बड़े आसानी से होने लगेगा। तो एरोमेटिक ईथर में बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। अब इसमें एरोमेटिक ईथर में जो हमारे पास ये एल्कोक्सी समूह में ऑक्सीजन पर जो यह 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लगा हुआ है, तो यह 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करता है, यह बेंजीन रिंग में एरोमेटिक ईथर में जो हमारे पास यहां पर देखिए बंधु, अगर हमारे पास ये एरोमेटिक ईथर है तो एरोमेटिक ईथर में जो यह 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ऑक्सीजन के ऊपर, यह जो है बेंजीन को दे देता है। तो बेंजीन में जब यह इलेक्ट्रॉन का घनत्व बेंजीन के अंतर्गत आता है तो इसके एरोमेटिक ईथर में आर्थो स्थान पर, कहां, आर्थो स्थान पर और पैरा स्थान पर, आर्थो स्थान पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण आने वाला कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह जब आता है तो वह केवल आर्थो और पैरा पर ही आक्रमण कर पाता है। अर्थात यह एल्कोक्सी समूह आर्थो पैरा निर्देशक का भी कार्य करता है। तो एरोमेटिक ईथर में यह एल्कोक्सी समूह एल्कोक्सी समूह किसका कार्य करता है, तो एल्कोक्सी समूह हमारा आर्थो और पैरा स्थिति का कार्य करता है। यह इसके अनुनाद संरचना से स्पष्ट होता है। जैसे हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आएगा तो हमारे पास क्या होगा बंधु, तो हमारे पास ये बंध भी टूट जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहां चला आएगा और यहां कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक धन चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, एक आंशिक रूप से युग्म बंध आ जाएगा और ये बंध टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी आर्थो पर चला आएगा और ये हमारा बंध ऐसे रहेगा और ये पीछे जाएगा। तो ऐसे तो ये अनुनाद संरचना फर्स्ट, ये अनुनाद संरचना हमारा क्या होगा, सेकेंड होगा, इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा। इसके बाद यदि यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर की तरफ आएगा तो ये बंध ऐसे टूट जाएगा, अनुनाद संरचना हमारा दूसरा बनेगा। तो अनुनाद संरचना हमारे पास कैसे बनेगा, ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बंध रहेगा और इसके ऊपर धन चार्ज रहेगा और आर रहेगा, ये आंशिक रूप से युग्म बंध बन जाएगा। अब यहाँ धन और यहाँ ऋण से यहाँ पाई बंध यहाँ बन जाएगा और ऋण चार्ज की डेंसिटी यहाँ चली आएगी और ये बंध हमारा रहेगा यहाँ। तो ये अनुनाद संरचना थर्ड बनाएगा। इसके बाद जब ये इस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अंदर जाएगी तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ टूट जाएगा। तो अगला अनुनादी संरचना क्या होगा बंधु, तो अगला अनुनादी संरचना हमारे पास होगा, ये कार्बन ऑक्सीजन युग्म बंध रहेगा और यहाँ पर जोड़े में इलेक्ट्रॉन रहेगा और ये धन चार्ज रहेगा और ये बंध यहां बन गया और ये बंध यहां बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन का घनत्व अब यहां चला आएगा। तो हमारे पास ये अनुनादी संरचना सेकेंड और थर्ड होगा। तो और जब हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अंदर की तरफ जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन अपने ये पूर्व संरचना फर्स्ट के जैसा हो जाएगा। तो हमारे पास ये अनुनादी संरचना एरोमेटिक ईथर में अनुनादी संरचना ये प्राप्त होती है, अनुनादी संरचना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो अंदर बढ़ता है, तो कहां बढ़ता है, आर्थो पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ता है, फिर पैरा पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ता है, फिर आर्थो पर घनत्व बढ़ता है। तो हमारे पास बंधु आने वाला जो अगर हम देखें तो ईथर में जो हमारे पास एरोमेटिक ईथर होगा तो एरोमेटिक ईथर में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आर्थो बढ़ेगी, फिर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पैरा बढ़ेगी, फिर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हमारा फिर आर्थो बढ़ेगा। तो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करेगा, घूमता रहता है। तो इसमें जो हमारे पास ये ऋण चार्ज घूमता रहेगा तो कहां कहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, आर्थो पर, फिर पैरा, फिर आर्थो पर। तो यदि यहां से इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह अगर यहां पर आएगा तो इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह कहां आक्रमण करेगा, आर्थो पर आक्रमण करेगा या पैरा पर आक्रमण करेगा या फिर इस आर्थो पर आक्रमण करेगा। अर्थात एरोमेटिक ईथर में जो हमारे पास एल्कोक्सी समूह है, एरोमेटिक ईथर में जो हमारे पास यह एल्कोक्सी समूह, जो यह एल्कोक्सी ग्रुप है,
यह एल्कोक्सी ग्रुप आर्थो और पैरा निर्देशक का कार्य करता है। तो हमारे पास यह एरोमेटिक ईथर में जो यह एल्कोक्सी समूह है, OR समूह है, OR ग्रुप है, यह हमारा क्या करता है, आर्थो पैरा निर्देशक का कार्य करता है, जो इसके अनुनाद संरचना से स्पष्ट होता है। तो इस प्रकार से एरोमेटिक ईथर में जो वलय प्रतिस्थापन अवक्रिया होती है, तो वलय में कौन सी अवक्रिया होती है, वलय में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया होती है, क्योंकि वलय से जुड़ा हुआ एल्कोक्सी समूह वलय में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया आसानी से संपन्न होती है। और जो वलय से जो एल्कोक्सी समूह जुड़ा होता है वह आर्थो और पैरा निर्देशक का कार्य करता है, जो इसके अनुनादी संरचना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड से स्पष्ट होता है। अनुनादी संरचना से स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आर्थो स्थान पर, पैरा स्थान पर बढ़ाता है। तो आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह ई धनायन कहां आक्रमण करेगा, आर्थो या पैरा स्थान पर जुड़कर उत्पाद का निर्माण करेगा। तो एरोमेटिक ईथर में आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह आर्थो या पैरा स्थान पर जुड़कर उत्पाद का निर्माण करता है। तो एरोमेटिक ईथर में हमारा एल्कोक्सी समूह आर्थो पैरा निर्देशक का कार्य करता है। तो बंधु ये हम आपका ऐसे दिखा दे रहे हैं, इसका वीडियो पॉज करके अनुनाद संरचना बना लीजिएगा, बन जाएगा। फिर आगे हम लेते हैं, जैसे हमारा एरोमेटिक यौगिक में हमारे पास एक है, एरोमेटिक यौगिक में हमारा एक यौगिक है एनिसोल। एरोमेटिक यौगिक में हमारा एक यौगिक है एनिसोल। एनिसोल का सूत्र होता है C6H5OCH3। ये हमारे पास एनिसोल का सूत्र है। तो इस एनिसोल सूत्र में विभिन्न प्रकार की रासायनिक अवक्रियाएं होती हैं। जैसे पहला होता है, नंबर 1 होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया, हमने आपको पीछे पढ़ाया है, फिनॉल में पढ़ाया है, हेलोबेंजीन में पढ़ाया है, एरिल हैलाइड में पढ़ाया है, फिनॉल में पढ़ाया है। तो हमारे पास पहली अवक्रिया होगी हैलोजनीकरण। तो एनिसोल में हमारा कौन सी अवक्रिया होगी, पहले होगा हैलोजनीकरण, दूसरा होगा फ्रीडल क्राफ्ट अवक्रिया, तीसरा होगा हमारे पास नाइट्रीकरण अवक्रिया। तो इस प्रकार से हमारे पास एनिसोल में हैलोजनीकरण की अवक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट की अवक्रिया और नाइट्रीकरण अवक्रिया होती है। तो कैसे होगा बच्चों, तो हैलोजनीकरण में हमारा हैलोनियम आयन, हैलोजनीकरण में हैलोनियम आयन आकर के आर्थो और पैरा स्थान पर जुड़कर उत्पाद का निर्माण करेगा। और फ्रीडल क्राफ्ट में 2 प्रकार से अवक्रिया होगी, एल्कलीकरण और एसिलीकरण। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण में एल्किल समूह आकर आर्थो पैरा स्थान से जुड़कर उत्पाद बनाएगा, और फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण में एसाइल समूह आर्थो पैरा स्थान पर आकर के जुड़कर उत्पाद का निर्माण करेगा। और नाइट्रीकरण में नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रीकरण में नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल आकर के आर्थो पैरा स्थान से जुड़कर के उत्पाद बनाएगा। तो इस प्रकार से एनिसोल का हैलोजनीकरण, एनिसोल का फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण, एनिसोल का फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण और एनिसोल का नाइट्रीकरण अवक्रिया संपन्न होगा। और इन सभी अवक्रियाओं में मुख्य उत्पाद पैरा उत्पाद बनेगा। तो हम इसको बारी बारी से अवक्रिया लेते हैं। जैसे हमारा पहला हैलोजनीकरण अवक्रिया है, तो हम एनिसोल का पहला रासायनिक अवक्रिया लेते हैं हैलोजनीकरण। तो हमारा पहला होगा, नंबर 1 होगा पहला हम लेंगे बच्चों हैलोजनीकरण। तो हैलोजनीकरण में क्या होगा इसका सुन लीजिए।
इंट्रोडक्शन सुन लीजिए। जब हम एनिसोल की क्रिया एस्टिक अम्ल के उपस्थिति में ब्रोमीन से कराएंगे तो 90% पैरा ब्रोमो एनिसोल और 10% आर्थो ब्रोमो एनिसोल प्राप्त होता है। तो बच्चों, एनिसोल की क्रिया एस्टिक अम्ल में घुली ब्रोमीन से कराने पर हमें 90% ब्रोमो एनिसोल और 10% आर्थो ब्रोमो एनिसोल प्राप्त होता है। तो हम आपको रासायनिक अभिक्रिया दिखा दे बच्चों। हमारे पास ये होगा, ये एनिसोल का सूत्र है। अब इस एनिसोल की क्रिया हम जब कराएंगे किससे, ब्रोमीन अणु से कराएंगे। ब्रोमीन अणु से कराएंगे, किसके उपस्थिति में कराएंगे, एस्टिक अम्ल के उपस्थिति में कराएंगे। एस्टिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। तो CH3COOH अम्ल के उपस्थिति में एनिसोल की क्रिया जब ब्रोमीन से कराएंगे तो हमारे पास दो उत्पाद बनेगा, एक आर्थो उत्पाद बनेगा, एक पैरा उत्पाद बनेगा। तो हमारे पास यहां बनेगा CH3 तो हमारा रहेगा, अब आर्थो स्थान पर ब्रोमीन अणु जुड़ जाएगा और दूसरा ही उत्पाद हमारे पास बनेगा। ये एनिसोल का सूत्र है और ब्रोमीन अणु आकर के पैरा स्थान पे जुड़ जाएगा और साथ में HBr हमारा बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना आर्थो ब्रोमो एनिसोल और ये क्या बना हमारे पास, पैरा ब्रोमो एनिसोल। तो पैरा ब्रोमो एनिसोल 90% बनता है मुख्य उत्पाद और आर्थो ब्रोमो एनिसोल बनता है 10% उत्पाद बनता है बंधु। तो ये हमारा हुआ एनिसोल का हैलोजनीकरण। तो एनिसोल का हैलोजनीकरण अभिक्रिया कैसे होती है, तो एस्टिक अम्ल के उपस्थिति में एनिसोल की क्रिया ब्रोमीन अणु से कराई जाती है। तो आर्थो ब्रोमो एनिसोल 10% और पैरा ब्रोमो एनिसोल 90% हमें प्राप्त होता है। अब इसकी क्रिया विधि, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि जो हमने आपको फिनाल में जैसे पढ़ाया है उसी प्रकार से यहां पर भी संपन्न होगा, उसी प्रकार से यहां पर भी संपन्न होगा। अब क्रिया विधि आप लिख लीजिएगा, हम नहीं लिखेंगे, हम कई बार पढ़ा चुके हैं, आप उसी को दोहराइएगा। अब हम दूसरा रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं, इसको पोज करके, वीडियो को पोज करके लिख लीजिएगा अभिक्रिया। अब इसके बाद हम दूसरा रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो हमारे पास दूसरा रासायनिक अभिक्रिया हम लेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हमारा लेंगे तो ये हमारे पास दो प्रकार से होता है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में एक होगा हमारे पास एल्काइलेशन और बी होगा हमारा एसाइलेशन। तो हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अभिक्रिया और बी पार्ट होगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अभिक्रिया। तो हम यहां पर बंधु लेंगे, हमारा ए पार्ट होगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अभिक्रिया। तो हम आपको पहले आपको पढ़ा दें फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एल्काइलेशन अभिक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अभिक्रिया में क्या होगा बंधु, निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड किसके उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड में एनिसोल की क्रिया, एनिसोल की क्रिया हम मेथिल क्लोराइड से कराएंगे। तो बंधु फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अभिक्रिया का इंट्रोडक्शन सुन लीजिए। जब हम एनिसोल की क्रिया निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में एनिसोल की क्रिया किससे कराएंगे, मेथिल क्लोराइड से कराएंगे। तो हमारा मेथिल समूह आकर के आर्थो स्थान पर या मेथिल समूह हमारा पैरा स्थान पर जुड़ जाएगा और साथ में हमारा HCl बाहर हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या बनेगा, ए बनेगा हमारा 2-मेथॉक्सी, इसका नाम होगा 2-मेथॉक्सी टॉलुइन
और ये हमारा बनेगा 4 मेथॉक्सी टॉलुइन। तो भाई हम सुन लीजिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अभिक्रिया के बारे में सुन लीजिए कि जब हम निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में एनिसोल की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराते हैं तो 2 मेथॉक्सी टॉलुइन और 4 मेथॉक्सी टॉलुइन उत्पाद बनता है। तो 2 मेथॉक्सी टॉलुइन हमारा 10% बनता है, 2 मेथॉक्सी टॉलुइन हमारा 10% बनता है और 4 मेथॉक्सी टॉलुइन हमारा 90% बनता है। अर्थात पैरा उत्पाद ज्यादा बनता है और अल्प और आर्थो उत्पाद कम मात्रा में बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पैरा स्थान पर ज्यादा रहती है और आर्थो स्थान पर कम रहता है। तो ये तो हुआ हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अभिक्रिया। तो एनिसोल में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अभिक्रिया कैसे होती है बच्चों, एक बार फिर से सुन लीजिए कि यदि हम निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में यदि एनिसोल की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराते हैं तो हमारा आर्थो मेथाक जो है बनता है आर्थोमेथॉक्सी टॉलुइन अथवा पैरामेथॉक्सी टॉलुइन। आर्थोमेथॉक्सी मतलब 2 मेथॉक्सी टॉलुइन और 4 मेथॉक्सी टॉलुइन बनता है। तो 2 मेथॉक्सी टॉलुइन 10% और 4 मेथॉक्सी टॉलुइन 90% उत्पाद हमारा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम एनिसोल का फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, इसे हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अभिक्रिया। लेकिन किसका एल्काइलेशन, एनिसोल का फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम बी पार्ट लेंगे। तो बी पार्ट में हमारा क्या होगा, बी पार्ट में हमारा होगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अभिक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अभिक्रिया कैसे होगी बच्चों, तो इसमें भी हमारा निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब एनिसोल की क्रिया हम एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं आर्थो तथा पैरा मेथॉक्सी एसिटोफिनोन बनता है उत्पाद। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं। और किसका, एनिसोल का। तो एनिसोल का फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अभिक्रिया कैसे होगा, देखो हम यहां बच्चों लिख दे रहे हैं। हमारे पास ये होगा OCH3, ये हमारा एनिसोल है। अब इस एनिसोल की क्रिया हम किससे कराएंगे, एसिटल क्लोराइड से कराएंगे, CH3COCl से कराएंगे। किसके उपस्थिति में कराएंगे, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो बच्चों सुन लीजिए, निर्जल AlCl3 निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में एनिसोल की क्रिया एसिटल क्लोराइड से कराएंगे, एसिटल क्लोराइड से कराएंगे। तो हमारा क्या बनेगा, 10% आर्थोमेथॉक्सी एसीटोन बनेगा, एसिटोफिनोन बनेगा और 90% पैरामेथॉक्सी एसिटोफिनोन बनेगा। तो आर्थोमेथॉक्सी एसिटोफिनोन का क्या सूत्र है, तो ये हमारा OCH3 है और यहां हमारे पास COCH3 आर्थो स्थान पर आकर जुड़ जाएगा, मतलब COCH3 एसाइल समूह आर्थो स्थान पे जुड़ जाएगा। और दूसरा हमारा क्या बनेगा, एनिसोल में OCH3 हमारे पास ये एनिसोल है तो पैरा स्थान पर COCH3 आकर के जुड़ जाएगा और साथ में HCl हमारा बाहर निकल जाएगा बच्चों। तो ये हमारा क्या है, ये हमारे यहां आर्थोमेथॉक्सी एसिटोफिनोन। ये है हमारा बच्चा पैरा मेथॉक्सी एसिटोफिनोन। तो हमारे पास आर्थोमेथॉक्सी एसिटोफिनोन 10% और पैरामेथॉक्सी एसिटोफिनोन 90% उत्पाद प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम एनिसोल का फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। तो हमारे पर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अभिक्रिया कैसे होती है, तो बच्चों हमारा एनिसोल की क्रिया निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में एनिसोल को एसिटिल क्लोराइड के साथ CH3COCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं।
तो हमारा आर्थोमेथॉक्सी एसीटोफिनोन 10% और पैरामेथॉक्सी एसीटोफिनोन 90% बनता है। साथ में HCl उत्पाद हमारा बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार के अवक्रिया को फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन अवक्रिया कहते हैं। तो हमारा ये एरोमेटिक ईथर का फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन अवक्रिया है और इसकी क्रियाविधि जैसे फिनाल में होती है वैसे ही क्रियाविधि होगी, आप कर लीजिएगा। अब आगे हम लेंगे बच्चों तीसरा रासायनिक अवक्रिया लेंगे, नाइट्रीकरण अवक्रिया लेंगे। तो एनीसोल में नाइट्रीकरण अवक्रिया हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया के अंतर्गत आएगा। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया के अंतर्गत नाइट्रीकरण हमारा तीसरा रासायनिक गुण होगा। तो एनीसोल का नाइट्रीकरण कैसे होगा बच्चों? तो बहुत ही आसान है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में एनीसोल को सांद्र नाइट्रिक अम्ल से जब क्रिया कराते हैं तो हमारा 2 नाइट्रो एनीसोल और 4 नाइट्रो एनीसोल का मिश्रण प्राप्त होता है। तो इसमें 2 नाइट्रो एनीसोल 10% और 4 नाइट्रो एनीसोल 90% उत्पाद हमारा प्राप्त होता है। जब हम एनीसोल की क्रिया किससे कराते हैं, ध्यान से सुनिए। यह हमारा एनीसोल का सूत्र है। तो एनीसोल की क्रिया किससे कराते हैं? एनीसोल की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं, सांद्र HNO3 से कराते हैं और किसके उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो बच्चों देखिए ये हमारा एनीसोल है। एनीसोल हमारा एरोमेटिक ईथर है। जो एनीसोल में OCH3 लगा हुआ है, आर्थो पैरा निर्देशक है। तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल से हमें नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा जो आर्थो पैरा स्थान पर जुड़कर उत्पाद का निर्माण करेगा। तो एनीसोल का नाइट्रीकरण का इंट्रोडक्शन क्या होगा बच्चों? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में एनीसोल की क्रिया सांद्र HNO3 सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे तो हमारे पास 2 उत्पाद बनेगा। एक उत्पाद बनता है हमारे पास, एक उत्पाद हमारा बनता है आर्थो नाइट्रो एनीसोल और दूसरा उत्पाद हमारा बनता है पैरा नाइट्रो एनीसोल। क्योंकि नाइट्रोनियम आयन आकर के जब आर्थो स्थान से जुड़ेगा तो आर्थो नाइट्रो एनीसोल, और जब हमारे पास नाइट्रोनियम आयन पैरा स्थान पर आकर के जुड़ता है तो पैरा नाइट्रो एनीसोल उत्पाद बनता है। साथ में H2O जल बाहर हो जाएगा। तो इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है आर्थो नाइट्रो एनीसोल और इसका क्या नाम है? इसका नाम है पैरा नाइट्रो एनीसोल। तो ये हमारे पास पैरा नाइट्रो एनीसोल 90% उत्पाद बनता है और आर्थो नाइट्रो एनीसोल 10% उत्पाद बनता है। तो बच्चों जब हम एनीसोल का नाइट्रीकरण करते हैं तो इस प्रकार से नाइट्रीकरण अवक्रिया होती है। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में जब एनीसोल की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराई जाती है तो 10% आर्थो नाइट्रो एनीसोल और 90% पैरा नाइट्रो एनीसोल उत्पाद का निर्माण होता है। तो इसे हम एनीसोल का नाइट्रीकरण अवक्रिया कहते हैं। अब एनीसोल एक प्रकार का एरोमेटिक ईथर है। तो एरोमेटिक ईथर में इस ढंग से नाइट्रीकरण अवक्रिया होती है और आर्थो नाइट्रो एनीसोल 10% और पैरा नाइट्रो एनीसोल 90% मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो ये तो हुआ हमारा एरोमेटिक ईथर में जो हमारा चल रहा था डी पार्ट। एरोमेटिक ईथर में बेंजीन वलय में प्रतिस्थापन अवक्रिया। तो बेंजीन वलय में प्रतिस्थापन अवक्रिया कैसे होती है उसके बारे में हमने आपको समझाया है बच्चों। कैसे होती है नाइट्रीकरण, कैसे होता है फ्रिडल-क्राफ्ट एल्कलीकरण, कैसे होता है फ्रिडल-क्राफ्ट एसिलीकरण और कैसे होता है हैलोजनीकरण। तो एनीसोल में हैलोजनीकरण अवक्रिया, फ्रिडल-क्राफ्ट
एल्कलीकरण अवक्रिया, फिडेलक्राफ्ट एसिलीकरण अवक्रिया और नाइट्रीकरण अवक्रिया हमने आपको बारी बारी से समझाया। इसको आप एक बार फिर से सुन लीजिए। जब हम एनिसोल का हैलोजनीकरण करते हैं तो हैलोनियम आयन आकर के एनिसोल के आर्थो और पैरा स्थान पर जुड़ करके आर्थो हैलो एनिसोल और पैरा हैलो एनिसोल उत्पाद बनाता है। पैरा हैलो एनिसोल 90% और आर्थो हैलो एनिसोल 10% उत्पाद बनाता है। तो बच्चों आगे हम जब फिडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण करते हैं तो फिडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण में एल्किल समूह एल्किल इलेक्ट्रोफाइल एनिसोल के आर्थो स्थान से जुड़ करके 2-मेथॉक्सीटालुइन 10% बनाता है और एल्किल समूह एनिसोल से पैरा स्थान पर जुड़ करके 4-मेथॉक्सीटालुइन मुख्य उत्पाद 90% बनाता है। तो यह फिडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण अवक्रिया कहलाता है। और फिडेलक्राफ्ट एसिलीकरण अवक्रिया के अंतर्गत बच्चों तो जब हम निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में एनिसोल की क्रिया एसिटल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो एसाइल समूह CH3CO समूह, तो CH3CO समूह एनिसोल में आर्थो स्थान पर जुड़कर आर्थो मेथॉक्सी एसिटोफिनोन बनाता है, 10% उत्पाद बनाता है। तथा एसाइल समूह एनिसोल के पैरा स्थान पर जुड़कर एसाइल समूह CH3CO समूह एसाइल समूह एनिसोल के पैरा स्थान पर जुड़कर पैरामेथॉक्सी एसिटोफिनोन का 90% उत्पाद बनाता है। तो इस प्रकार के रासायनिक अवक्रिया को एनिसोल का फिडेलक्राफ्ट एसिलीकरण अवक्रिया कहते हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया है। ये तो हम आपको बार बार सुना रहे हैं। और तीसरी रासायनिक अवक्रिया बच्चों, तो तीसरी रासायनिक अवक्रिया हमारा एनिसोल का नाइट्रीकरण अवक्रिया। तो जब हम एनिसोल का नाइट्रीकरण अवक्रिया कराते हैं तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में एनिसोल की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल एनिसोल के आर्थो स्थान से जुड़कर आर्थो नाइट्रो एनिसोल 10% बनाता है तथा नाइट्रोनियम आयन एनिसोल के पैरा स्थान से जुड़कर पैरा नाइट्रो एनिसोल 90% उत्पाद बनाता है। तो नाइट्रीकरण में नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल एनिसोल से आर्थो तथा पैरा स्थान से जुड़कर आर्थो नाइट्रो तथा पैरा नाइट्रो एनिसोल का निर्माण करता है। तो पैरा नाइट्रो एनिसोल मुख्य रूप से 90% उत्पाद बनता है और आर्थो नाइट्रो एनिसोल 10% उत्पाद बनता है। तो इसे हम एनिसोल का नाइट्रीकरण अवक्रिया कहते हैं बच्चों। तो ये हमारा हो गया एरोमेटिक ईथर का रासायनिक गुण। तो हमारे पास कुल मिलाकर के आज हमारा ईथर का रासायनिक गुण समाप्त होता है। अब ईथर का रासायनिक गुण हमारा समाप्त होता है बच्चों। ईथर का मैंने आपको ईथर किसे कहते हैं पढ़ाया, ईथर का परिभाषा बताया, ईथर में ईथर का आईपीएसी नाम, समझौता, ईथर बनाने की विधि, ईथर का भौतिक गुण और ईथर का रासायनिक गुण आपको पढ़ा दिया बच्चों। तो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब ईथर का रासायनिक गुण समाप्त होने के बाद हमारा एक टॉपिक बचता है ईथर का उपयोग, अंतिम टॉपिक है, यह भी हम आपको पढ़ा दें। तो ईथर का उपयोग हम कैसे करते हैं, तो ईथर का उपयोग नंबर 1, ईथर का उपयोग नंबर 1 है बच्चों डाई, जैसे हमारा डाई एथिल ईथर पढ़ रहे हैं तो डाई एथिल ईथर का उपयोग बता दें हम आपको। डाई एथिल ईथर का प्रयोगशाला में तथा कारखानों में विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है, अर्थात यह पेंट को, तेल को, बसा को आदि को अपने में घोल लेता है। इसलिए डाई एथिल ईथर एक विलायक के रूप में कार्य करता है। किसके लिए? पेंट, तेल और बसा के लिए उपयुक्त विलायक हमारा डाई एथिल ईथर है। तो पहला उपयोग है डाई एथिल ईथर का हम प्रयोगशाला में या कारखानों में विलायक के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरा उपयोग है डाई एथिल ईथर का उपयोग हम अभिकर्मक के रूप में करते हैं। तीसरा उपयोग है डाई एथिल ईथर का उपयोग हम निश्चेतक के रूप में करते हैं। जैसे हमारा एक निश्चेतक का नाम है, एक निश्चेतक का
नाम है इथरेन। इथरेन का सूत्र है FCHCl, सिंगल बॉन्ड CF2, फिर सिंगल बॉन्ड O, फिर CHF2। तो यह इथरेन है। इथरेन हमारा निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार हैलोथेन है, तो हैलोथेन हमारा है CF3CHCl द्वारा ईथर को प्रतिस्थापित किया गया है। अतः इनका प्रभाव भी तीव्र होता है। तो ईथर का प्रयोग हम क्या करते हैं बच्चों, निश्चेतक के रूप में प्रयोग करते हैं। ईथर का चौथा उपयोग है एल्कोहल तथा ईथर के मिश्रण को पेट्रोल प्रतिस्थापी के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसे हम नेटेलाइट कहते हैं। अर्थात नेटेलाइट को हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो नेटेलाइट कैसे बनता है, एल्कोहल और ईथर के मिश्रण को नेटेलाइट कहते हैं, जिसका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। ईथर का पांचवा उपयोग है यह वाष्पीकृत होकर शीतलता उत्पन्न करता है, अतः इसका उपयोग शीतलन में किया जाता है। मतलब जब हमारा डाईएथिल ईथर का क्वथनांक बहुत कम है बच्चों, तो डाईएथिल ईथर वाष्पीकृत होकर के शीतलता उत्पन्न करता है, इसलिए डाईएथिल ईथर का उपयोग हम शीतलन के रूप में करते हैं। और डाईएथिल ईथर का अगला उपयोग है बच्चों इत्र बनाने में भी उपयोग किया जाता है। तो डाईएथिल ईथर का उपयोग हम इत्र बनाने में भी करते हैं। डाईएथिल ईथर का उपयोग हम इत्र के निर्माण में भी करते हैं। तो ये हमारा बच्चों हो गया ईथर का उपयोग। तो हमने आपको पढ़ा दिया ईथर का परिभाषा, ईथर का रासायनिक, ईथर का यूपीएससी नाम, ईथर में समझौता, ईथर की संरचना, ईथर का निर्माण, ईथर का भौतिक गुण, ईथर का रासायनिक गुण और ईथर का उपयोग हमने आपको पढ़ा दिया। तो आज हमारा ईथर का चैप्टर समाप्त हो जाता है। अब अगला चैप्टर हमारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक का चलेगा, जो हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।